हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी होम कुकिंग विद रिचा। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी। ये साबूदाना वड़ा बनाने के लिए आपको साबूदाने को भिगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिना साबूदाने को भिगाए हम ये क्रिस्पी साबूदाने वड़े बनाएंगे, जिनको बनाने में बहुत कम समय लगता है। ये साबूदाना वड़ा आप व्रत में या फिर अगर आपका फास्ट नहीं भी है तो भी बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं, बनाने में बहुत ही ईजी हैं और क्योंकि इसमें साबूदाने को भिगाना नहीं है इसलिए आपका समय भी कम लगेगा इसे बनाने में। और ये नॉर्मल साबूदाना वड़ा से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। साबूदाने का वड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे साबूदाने का आटा लूँगी। अब हम आटे में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे साबूदाने के आटे में मैंने बॉयल और ग्रेट किया हुआ आलू मिक्स किया है। आलू को आपको ग्रेट करके ही डालना है, नहीं तो आपके जो वड़े हैं उनमें लम्स पड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाला है। अब मैंने थोड़ी सी कच्ची मूंगफली को भूनकर उसका फ़ाइन पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। सीजनिंग के लिए सीधा नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मसाला और चाट मसाला डाला है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है। आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप नींबू के रस की जगह पे। मैंने नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। नींबू का रस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। एकदम अच्छे से आटा गूँथ लेना है और इसमें हम कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये आलू की वजह से अपने आप ही बाइंड होने लगेगा। अगर आप व्रत में चाट मसाला नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और इसमें से जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उन्हें भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। आप देख सकते हैं ये एकदम टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इसके पोर्शन लेंगे और उन्हें जिस भी शेप में बनाना चाहें, सर्कल में, ओवल में, तो उस शेप में इन्हें बना लेंगे। बट हमें टिक्कियों के शेप में जैसे दे रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है। उन्हें थोड़ा फ्लैट रखना है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये अंदर तक क्रिस्पी रहे, क्योंकि अगर हमने इन्हें मोटा बनाया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अंदर से थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से रह जाएंगे। इसलिए हमें इसे छोटे साइज़ में और थोड़ा सा फ्लैट बनाना है। देख सकते हैं आपने, मैंने इन्हें शेप दे दिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे साबूदाना वड़ा जो है वो टिक्कियों के शेप में बनाया है। अभी थोड़ा सा आटा मेरे पास बचा हुआ है, उससे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप साबूदाना के नगेट्स कैसे बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आटा इसमें लिया हुआ है, उसे फ्लैट सरफेस पे रोल कर रही हूँ। रोल करते टाइम इनमें बीच में जो क्रैक्स आते रहेंगे ना, उन्हें अच्छे से दबाते हुए भर लेना है। बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं रहना चाहिए और इसे अच्छे से शेप देने के बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे शेप दे दिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। पीसेस कट करने के बाद भी हम एक बार इसे अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि ये अपना शेप रिमेन करे रहें और नगेट के शेप में इसे बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। साबूदाना वड़ा बनाने में आपको एक एक टिक्की रोल करनी पड़ती है। यहाँ पे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में साबूदाना नगेट्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे नगेट्स रेडी कर लेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए हमने तेल लेना है। तेल को अच्छा गरम कर लेना है, तभी फ्राई करने के लिए डालना है। यहाँ पे तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है तो मैं सारी टिक्कियों को इसमें डाल दूँगी। एक बार में जितनी आप तल सकते हैं उतनी ही डालिए, ओवर नहीं डालनी है। और जब आप टिक्कियाँ डालेंगे तो झाग बनता है, वो झाग जब सेटल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद ही इन्हें स्पैचुला से मूव करें। इसी तरह से हमें इसे उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा एक बैच बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। और इसी तरह से जो हमने साबूदाना के नगेट्स बनाए थे उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने साबूदाना वड़ा और साबूदाना नगेट्स दोनों को ही फ्राई कर लिया है। अब इन्हें गरम गरम ही सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप इनके साथ व्रत वाली हरी चटनी दे सकते हैं या फिर आप इन्हें चाय के साथ भी खा सकते हैं।
चाय के साथ साबूदाना वड़ा और ये हरी चटनी का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को आप इवनिंग स्नैक की तरह भी इसे खा सकते हैं। ये साउंड सुनने के बाद आपको पता चल रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जितने क्रिस्पी हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं और इसे हरी चटनी के साथ में खाने का मज़ा ही अलग है। व्रत में आप इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है जो व्रत में ना खाई जाए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ास्ट है तो ही आप इसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आपका फ़ास्ट नहीं भी है तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो थी साबूदाने वड़े की रेसिपी। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मखाने की खीर। मखाने की खीर बहुत ही हेल्दी होती है, व्रत में स्पेशली बनाई जाती है। आप इसे भोग के लिए भी बना सकते हैं और अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहते हैं तो भी इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें चावल वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। और मखाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो व्रत में इन्हें स्पेशली खाया जाता है। इसलिए आप इस खीर को इस नवरात्रि पे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड किया है। घी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बिना काटे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। इनको हल्का हल्का घी में रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का हल्का इनको रोस्ट करना है। और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते टाइम गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, इन्हें अब मैं निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में मैंने थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो खीर में इसे ऐसे ही डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट रोस्ट करने से ना खीर का फ्लेवर बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का हल्का रोस्ट करना है। इन्हें भी मैं अब निकाल लूँगी। अब ड्राई फ्रूट्स के बाद हम मखानों को भी भून लेंगे। मखानों के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए। जो कढ़ाई में बचा हुआ घी था उसी में इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे सेकना है और तब तक करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं इन्हें नाखून से मैं दबा रही हूँ तो ये टूट रहे हैं, मतलब ये हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इन्हें आधा आधा बांट लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, जार में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे साबुत वाले वो डाल दिए हैं और जो मखाने मैंने आधे आधे पार्ट में बांटे थे उनमें से आधे मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ाइन पाउडर बनकर रेडी है। अब मैंने फिर से कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा दूध ऐड किया है। ये उबला हुआ दूध है और फुल क्रीम मिल्क है, तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं रखा हुआ था, जस्ट एक उबाल के बाद बंद कर दिया था। इसे कढ़ाई में ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हमने जो मिक्सचर रेडी किया है ड्राई फ्रूट और मखाने का वो इसमें ऐड कर देंगे। बिकॉज़ दूध हमारा ऑलरेडी उबला हुआ है तो हमें इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया हम सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बन पाए। अगर आपके मिक्सचर ऐड करने के बाद लम्स बन रहे हैं तो इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो रखिए और विस्कर की हेल्प से सारे लम्स हटा लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आपकी खीर जो है वो क्रीमी नहीं बनेगी और खाने में उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मिक्सचर है वो दूध में मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब बस इसे एक उबाल देना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मखाने की खीर को, बिकॉज़ मखाने हमने ऑलरेडी रोस्ट कर रखे हैं, दूध हमारा पहले से गर्म है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, जस्ट एक उबाल देना है। अभी जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लगती है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए और वो अच्छे से खीर में घुल ना जाए। तो ऐसा करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। बस 2 से 3 मिनट में चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसे लगातार चलाते रहें, बीच बीच में आप इसे नीचे से भी स्क्रैप करें और साइड से भी स्क्रैप करें, क्योंकि जो साइड में मलाई लग रही है वो अगर आप इसमें मिक्स करेंगे तो उससे खीर बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमने जो चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स थे वो रोस्ट किए हुए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं, किशमिश डाली है और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें खीर को कम से कम 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पे और कुक करना है। करीब 2 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें बाकी के बचे हुए मखाने ऐड कर दिए हैं।
मखानों को ऐड करने के बाद हमें करीब 3 से 4 मिनट इसे और कुक करना है, जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर कुछ भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और खीर में एक उबाल आने देंगे। यहाँ पर एक उबाल के बाद हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसे इतना ही गाढ़ा बनाना है। अगर आपको और गाढ़ी खीर चाहिए आप इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं, बट फिर मखाने जो हैं वो थोड़े से सॉगी हो जाएंगे, तो इतना पकाना बेटर है। और वैसे भी ये खीर जो है वो ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मखाने की खीर बन चुकी है। मैंने इसे सर्व कर लिया है और इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, केसर के धागे और सिल्वर वर्क से गार्निश किया है। ये सब चीज़ें टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऊपर से डालें, बट अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी और बनाने में आपने देख ही लिया है कितनी इजी है, कितने कम समय में बनके तैयार हो जाती है। करीब 10 से 12 मिनट मुझे इसे बनाने में लगे थे, उससे ज़्यादा टाइम इसे बनाने में नहीं लगता है। तो ये थी मखाने की खीर। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है एक स्पेशल फलाहारी हलवा। ये हलवा मैंने जो तरबूज के छिक्कल बच जाते हैं उनसे बनाया है। छिक्कल और तरबूज का जो रेड पार्ट होता है उसके बीच में जो ग्रीन वाला सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उससे ये हलवा बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। साथ ही साथ ये फलाहारी है, तो नवरात्रि के फास्ट में आप इसे खा सकते हैं, किसी भी फास्ट में खा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपका फास्ट नहीं है, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत इजी है। गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा, कई तरह के हलवे आपने बनाए होंगे, बट ट्रस्ट मी ये हलवा बहुत अलग है, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है और फलाहारी है। तो इसे नवरात्रि पे ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाटरमेलन का जो ग्रीन पार्ट होता है, ये रेड वाला हटा के ग्रीन पार्ट लिया है और उसे पील कर लिया है। जो टाइट स्किन होती है ग्रीन कलर की वो हटा ली है, केवल बीच वाला पार्ट लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो मोटा मोटा भी ग्रेट कर सकते हैं, महीन भी ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट करने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है। जैसे घी गर्म हो जाएगा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हल्का सा कलर चेंज होने तक के लिए हम इसे पका लेंगे और इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स पक चुके हैं, आइए इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसे भी हल्का गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ग्रेट किया हुआ वाटरमेलन ऐड करेंगे। वाटरमेलन डालने के बाद हम इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। वाटरमेलन हलवा बनाने के लिए स्पेशल ट्रिक, जब मैंने वाटरमेलन ग्रेट किया था तो उसे स्क्वीज़ भी कर लिया था। स्क्वीज़ करने के बाद इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, हल्का सा स्क्वीज़ करके इसमें डालना है। आप इसे निचोड़ेंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसे पकाना आसान रहेगा। और जब आप इसे पकाएं तो लगातार चलाते रहें। गैस की फ्लेम को धीमी ही रखना है, बिल्कुल स्लो पे रखना है और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप इसकी जगह पे खांड भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। और उसके बाद भी हम इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि चीनी डालते ही इसमें थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो हमें वो पानी को सुखाना है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी की वजह से इसमें थोड़ा सा पानी आया था और धीरे धीरे पकाते पकाते वो पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा कार्डमम पाउडर ऐड करूँगी।
कार्डमम पाउडर के बाद मैंने थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स इसमें डाले हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं। थोड़े से बचा के रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे करीब 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हलवा थोड़ा सा पीला पीला है। मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, ये अपने आप हो गया था। बट अगर आपका हलवा पीला नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। तो देखा आपने, गर्मा गर्म वाटरमेलन हलवा बनकर रेडी है और बनाने में कितना इजी है, कितने कम समय में बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से, केसर से और मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स थे उससे गार्निश किया है। आप चाहें तो उसकी जगह पे रोज़ पेटल्स भी ले सकते हैं और इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। अगर आपका फास्ट है तो ये फलाहारी है, तो फास्ट में आप आराम से खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप इस नवरात्रि पे ज़रूर ट्राई करें। ये हलवा बहुत ही टेस्टी होता है। हलवे की रेसिपी के बाद हमारी नेक्स्ट रेसिपी है कोकोनट केसर बर्फ़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको इसमें कोई भी चाशनी या फिर कोई भी मावा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। खोया, पनीर कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दूध और डेसिकेटेड कोकोनट से ये रेसिपी बनती है। यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें खांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कोकोनट केसर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1 कप दूध डाला है। जितना दूध लिया है उतनी ही मैंने इसमें चीनी भी डाली है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर जो है वो दूध में सोख करके रखा था, उसे भी इसमें डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। हमें इसमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, चीनी बस मेल्ट करनी है और दूध का कलर हमारा हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे, अभी मैं पका रही हूँ और चीनी जैसे जैसे हमारी घुल रही है दूध का कलर चेंज होता जा रहा है। ये हल्का पीले कलर का होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो चीनी है वो दूध में घुल चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है दूध का। तो इसमें अब हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जितना दूध लिया था उतनी ही चीनी ली है और उतना ही डेसिकेटेड कोकोनट भी लिया है। जैसे 200 ग्राम दूध था, 200 ग्राम चीनी थी और 200 ग्राम ही डेसिकेटेड कोकोनट भी है। कोकोनट डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। नारियल का बूरा और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बट ध्यान रखिए बूरा हमें तभी डालना है जब हमारा दूध एकदम अच्छे से पीले कलर का ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, चीनी उसमें एकदम अच्छे से घुल चुकी होगी, तभी हमें उसमें बुरादा ऐड करना है। और बुरादे को तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लग जाए। अब बर्फ़ी को एकदम मॉइस्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास घर की मलाई हो तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं या फिर 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। इसमें वैसे कोई मलाई वगैरह इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट अगर आपके पास मलाई है या फ्रेश क्रीम है तो उसे डालें, उससे आपकी बर्फ़ी जो है बहुत मॉइस्ट बनेगी। अब बाज़ार वाला कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाला है। आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास येलो नहीं है, कोई और कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें पिंक कलर भी बहुत अच्छा लगता है। कलर डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करते करते आप देख सकते हैं हमारे पैन को जो बैटर है बर्फ़ी का वो छोड़ने लग गया है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और ये सारा प्रोसेस करने में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है और कुछ 7 से 8 मिनट में आपका ये बर्फ़ी का बैटर बनकर रेडी हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद हमने यहाँ पे ग्रीस टिन लिया है। टिन को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और सारा जो बैटर है वो इसमें पोर कर देना है। बर्फ़ी का सारा जो बैटर है वो मैंने टिन में पोर कर दिया है और एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। एकदम इवनली स्प्रेड करना है और जब ये गर्म हो तो ही ऐसा करना है, ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो कोकोनट बर्फ़ी है उसको ग्रीस टिन में एकदम अच्छे से फैला लिया है और फ्लैट बना लिया है सरफेस को। बस अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा हो जाने देंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारी बर्फ़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर ले रही हूँ सिल्वर वर्क से। आपके पास अगर है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पिस्ता के फ्लेक्स हैं, आप इसकी जगह पे वो भी डाल सकते हैं, वो भी देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर वर्क से इसे गार्निश कर लिया है। अब मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाती है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी आराम से ये कट हो रही है और कितनी सॉफ्ट लग रही है देखने में। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार की बर्फ़ी जैसी। आइए मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, तो देखा आपने इस मिठाई को बनाना कितना आसान है। इसे बनाने के लिए ना घी चाहिए, ना मावा चाहिए, ना पनीर, खोया, मिल्क पाउडर, क्रीम, कुछ भी नहीं चाहिए। चाशनी भी नहीं बनानी पड़ती है और केवल 3 चीज़ों से आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी घर पे बनी हुई बहुत ही सिंपल सी कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे आप इस नवरात्रि पे ज़रूर बनाएं। और हमारी नेक्स्ट रेसिपी है व्रत वाला आलू का पराठा। ये पराठे बनाने में बहुत ही इजी हैं। व्रत में इसे हम आसानी से खा सकते हैं क्योंकि ये सात्विक पराठे हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट हैं। बहुत कम चीज़ों के साथ में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। इन पराठों को मैंने साबूदाने से बनाया है और साबूदाने का जो आटा है वो भी हमने घर पर ही तैयार किया है। तो उसे कैसे तैयार करते हैं इस वीडियो में आप इसे पूरा देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पे करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना साबूदाना का पराठा। सबसे पहले हम साबूदाने का आटा बनाएंगे। साबूदाने का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, उसे कढ़ाई में ऐड किया है और इसे ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर होगा वो हट जाएगा। हमें धीमी आंच पे इसे थोड़ा थोड़ा पकाना है। करीब 2 से 3 मिनट हमें इसे ऐसे ही भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें। अब हमने जो साबूदाना भुना था उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है और उस पाउडर को छन्नी पर रखकर एक बार छान लेना है। तो जो साबूदाने के बड़े बड़े पीसेस बच जाएंगे उन्हें हम क्या करेंगे, दोबारा से ग्राइंडर में डालेंगे और दोबारा से उसका फ़ाइन पाउडर बनाएंगे और फिर से उसे छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा साबूदाना जो है वो पिसा नहीं है। उसे मैं एक बार फिर से ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद उसे फिर से छान लूँगी। तो हमें यहाँ पे साबूदाने का आटा मिल चुका है पराठे के लिए। अब हम इससे आटा लगाकर रेडी करेंगे। साबूदाने का आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटेड बॉइल्ड आलू लिया हुआ है। अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि आपको गूंथने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 1 कप साबूदाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप आलू लूँगी। अब इस आलू को मैं साबूदाने के आटे में मिक्स करके अच्छे से गूंथ लूँगी। बट गूंथने से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा घी। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और आटा गूंदना है। आटा गूंदते टाइम हमें कोई भी पानी अभी ऐड नहीं करना है। जब तक कि आटा खुद से बाइंड हो रहा है हम पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये थोड़ा सूखा सूखा लगने लगेगा हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा गूंदेंगे, क्योंकि हमें आटा जो है वो एकदम सॉफ्ट लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। एक तो इसमें ग्लूटेन नहीं होता है तो ये रेस्ट देने से एकदम सूख जाता है। तो इसलिए हमें आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है और जब आटा गूंदेंगे तो उसको रेस्ट नहीं देना है, तुरंत उसके पराठे बनाकर रेडी करना है। तो देखिए हमारा आटा यहाँ पे रेडी हो चुका है। आइए अब इसके पराठे बना लेते हैं। यहाँ पे हम जो हमने आटा गूंदा था उसकी छोटी सी लोई लेंगे, उसे हाथों से अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। अब आपके पास कोई भी व्रत वाला आटा हो उसे इस पर लगा लेना है। आप आटा लगाने के बाद इसे हल्का हल्का बेलेंगे। बहुत हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि ये टूट जाते हैं, और बहुत पतला नहीं बेलना है। ठीक है, हमने इसे बेल लिया है। अब जो एजेस हैं उनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल से इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी कुकी कटर या फिर कोई भी बर्तन अपने घर का ले सकते हैं, उससे इसे कट कर एकदम गोल शेप का बना लेंगे और ये बचा हुआ आटा हम आटे में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है। इतना ही मोटा हमें पराठा बनाकर रेडी करना है। इसी तरह से हम बाकी के भी बेल लेंगे।
अब यहाँ पे हमने कुछ पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं, तो आइए अब इन्हें सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस में। जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा, इसमें हम पराठे सेक लेंगे। एक साथ हम 2 पराठे सेक सकते हैं, चाहे तो 3 भी सेक सकते हैं। अगर आपने पराठे छोटे साइज़ के बनाए हैं तो एक साथ 2 आराम से सिक जाते हैं। तो जैसे ही हमारा पराठा एक साइड से सिक जाएगा, हम इसे थोड़ा सा पलट के उसके ऊपर घी लगाएंगे। दोनों साइड से घी लगाने के बाद इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। यहाँ पे मैंने एक साइड घी लगाने के बाद इसे पलट लिया है। अब इसे उलटते पुलटते हुए मैं अच्छे से सेक लूँगी। क्योंकि ये पराठे हम साबूदाने से बना रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। हमें धीमी आंच पे इन्हें लगातार पलटते हुए हल्का सा, जैसे कलर आप देख सकते हैं, ऐसा कलर आ जाने तक सेक लेना है। अब यहाँ पे एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। हम और पराठे भी इसमें सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे इन्हें उलटते पलटते हुए जब तक कि इनका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक इन्हें सेकना है। तो यहाँ पे हमने सारे व्रत वाले आलू के पराठे सेक लिए हैं। आप देख सकते हैं इन्हें बनाना कितना आसान है। जैसे इन्हें मैंने तवे पे सेका है, वैसे ही आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साबूदाने की पूरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठों को प्लेट में रख लिया है। इसे आप दही के साथ या फिर व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनकर ये रेडी हुए हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। क्योंकि ये आटे के नहीं बने हुए हैं, इसमें हमने साबूदाने का इस्तेमाल किया है, तो ये ग्लूटेन फ्री हैं, तो ये हेल्दी भी हैं। अगर आप आटे का पराठा नहीं खाना चाहते हैं तो साबूदाने से पराठा बनाकर खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पराठे व्रत में बनाएं। अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आप ये पराठे बनाकर खा सकते हैं और आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये तो थे आलू और साबूदाने के व्रत वाले पराठे। अब बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जो कि है अनार का रायता। अनार का रायता बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। बहुत कम चीज़ें चाहिए और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। बट अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आप ये रेसिपी खा सकते हैं, क्योंकि आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये रायता। और इसमें मैंने चुकंदर का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। बच्चे भी इसे बहुत मज़े से खाएंगे और व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। नवरात्रि के फास्ट में, आपका कोई भी फास्ट हो, आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अनार का रायता। अनार का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाढ़ा दही लिया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, ये घर का जमा हुआ दही है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चुकंदर ऐड करूँगी। चुकंदर डालने से हमारे रायते का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सीधा नमक डाला है, भुने जीरे का पाउडर डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। अगर आप चाट मसाला व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें अनार के दाने डाले हैं और यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लिए हैं, इन्हें ऐसे रफली चॉप करके डाल दिया है। इसके बाद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा अनार का रायता बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे रायता बन चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने और डाले हैं। यहाँ पे एक पुदीने का पत्ता डाला है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। अगर आप चाट मसाला नहीं खाते हैं तो आप रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर को भी डाल सकते हैं। बस इतना करने के बाद हमारा अनार का रायता बनकर रेडी हो चुका है। इस रायते को फ्रिज में रखें और जब आपको इसके खाना हो तो ठंडा ठंडा खाएं। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। नवरात्रि के फास्ट में ये रायता आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करवाएगा, क्योंकि एक तो ये ठंडा ठंडा रायता है, उसमें अनार है, चुकंदर है, पुदीना है, चाट मसाला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके रायते को बहुत फ्लेवरफुल बनाती हैं और बहुत हेल्दी बनाती हैं। तो आप इस रायते को ज़रूर ट्राई करें। इन सारी नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ को आप अपने घर पे ट्राई करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पे करें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें।
फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यमी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।